हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का जो आलोचना का विषय है वो है हिंदी ध्वनियाँ, और हिंदी ध्वनियाँ में स्वर का वर्गीकरण, के स्वर को जो वर्गीकरण किया गया है, जैसे जीभा की ऊंचाई के आधार पर हो, सक्रियता के आधार पर हो, समय के आधार पर हो, तो स्वर का डिटेल्स वर्गीकरण इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स जानकारी देने जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ एक चित्र के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि स्वर का वर्गीकरण को कैसे आसान तरीके से जो है हम याद रख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं स्वर का वर्गीकरण। तो इससे पहले आप लोगों का काफ़ी प्रश्न आ रहा है मेन एग्जाम को लेकर। मेन एग्जाम पे जो आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेन एग्जाम पे हिंदी से 130 मार्क आएगा, और पेडागोजी से जो है पेडागोजी से 20 मार्क। ओके, तो 130 मार्क हिंदी से। आप मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी के अंदर के पद्य से कितना आएगा, गद्य से कितना आएगा, व्याकरण से कितना आएगा, तो ओएसएससी इसे बिल्कुल क्लियर नहीं किया है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर देखते हैं सीबीटी के हिसाब से, जो 2022 सीबीटी है, उस हिसाब से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैं एक वीडियो बनाया हूँ ऑलरेडी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दे रहा हूँ। आप देखना कि 100 मार्क जो है ग्रामर से कितना आया था, आपका प्रोज से कितना आया था, पोएट्री से कितना आया था, भाषा प्रयोग यानी शिक्षण विधि आदि से कितना आया था। तो डिटेल्स वीडियो एक है, मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दे रहा हूँ, आप देख लेना। उस हिसाब से 100 था, अब जो है 130 हो गया है, तो उस हिसाब से मार्क थोड़ा जो है बढ़ेगा। ओके, तो चलिए समझते हैं हम स्वर का वर्गीकरण, और एक चित्र के माध्यम से समझेंगे स्वर का वर्गीकरण। ठीक है, तो आप लोगों का काफी प्रश्न था, तो और एक प्रश्न आप लोगों का बार बार आ रहा है कि सर कवि परिचय से प्रश्न आएगा या नहीं। तो कवि परिचय से जो है कोई प्रश्न नहीं आता, कवि परिचय से। ओके, तो कवि परिचय से बस इतना प्रश्न आता है, जैसे एक कविता का नाम दिया होगा, एक दोहा लिखा होगा और पूछा होगा कि इसके कवि कौन है, या फिर एक कहानी, कहानीकार का नाम क्या है, एक उपन्यास, इसके लेखक कौन है। बस ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा। चलिए चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूं स्वर का वर्गीकरण। ओके, तो ये चित्र आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे हैं जो चित्र। ओके, इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे स्वर का वर्गीकरण। तो इससे पहले स्वर और व्यंजन अगर हम देखते हैं, तो हिंदी ध्वनियाँ जो वर्णमाला है, ठीक है, हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला के अंतर्गत टोटल वर्ण कितने हैं, 52। ओके, वर्णमाला के अंतर्गत टोटल जो वर्ण हैं वो हैं 52, और उसके अंतर्गत 11 जो हैं स्वर हैं। अब इसका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे कि 11 को किस प्रकार जो है समय के आधार पर हो, ऊंचाई के आधार पर, होंठ की स्थिति के आधार पर चार भाग में बांटा गया है, 4 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको जो है मैं डिटेल आपको समझाऊंगा। तो स्वर व्यंजन, सबसे पहले स्वर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो स्वर किसे कहते हैं, इस चीज को हमें जो है समझना होगा। तो स्वर किसे कहते हैं, ने निश्वास वायु, हम जिस चीज को उच्चारण करते हैं, कोई भी ध्वनि हो, हम यहाँ पर वर्ण पढ़ रहे हैं, तो किसी भी वर्ण को उच्चारण करते समय फेफड़े से जो है हवा आती है। ठीक है, निश्वास वायु जो है निकलती है। तो निश्वास वायु जिस समय बाधाहीन गति से बाहर निकलती है, ओके, निश्वास वायु जिस समय बाधाहीन गति से बाहर निकलती है, उस समय जिस वर्ण का उच्चारण होता है वो है स्वर वर्ण। ओके, अगर आंशिक पूर्ण रूप से बाधा पाती है वो है व्यंजन। तो अब जो है हम जो है स्वर का वर्गीकरण पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए 4 भाग में बांटा गया है। यहां जैसे आप देख सकते हैं स्वर का वर्गीकरण समय के आधार पर, ठीक है, उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर, जीभ की सक्रियता के आधार पर, जीवा है ना, टंग जिसे बोलते हैं, इसकी सक्रियता के आधार पर, जीवा की ऊंचाई के आधार पर, और होंठ की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो सबका वर्गीकरण मैं आपको समझा देता हूं, फिर वर्गीकरण के बाद मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा। ओके, देखिए ये हैंडमेड नोट है। तो आप लोग अगर लाइव क्लास में है, सही है, अगर लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9437122693। ओके, 9437122693, इस पर व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपको लाइव क्लास पे कैसे ज्वाइन होना है। आपको पीडीएफ हो, नोट्स हो, सारा मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है, और लाइव क्लास भी उसके साथ। ठीक है, प्रीवियस सारा क्लास रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा अगर लाइव क्लास से जुड़ते हैं आप लोग। 9437122693 व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं स्वर के वर्गीकरण में। ठीक है, स्वर का वर्गीकरण, ये मेरा हैंडमेड नोट है। तो देखिए समय, सबसे पहले समय, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर जो है ये 2 प्रकार है। कितना प्रकार है, 2 प्रकार।
उच्चारण में लगने वाले समय, जिस चीज को भी हम ओ आ ई उच्चारण करते हैं इसमें कुछ समय लगता है ना, तो इस समय के आधार पर स्वर को दो भाग में बांटा गया है, एक है ह्रस्व स्वर, एक है दीर्घ स्वर। ओके, एक है ह्रस्व स्वर, एक है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर यानी जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, ओके, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या, वो है ह्रस्व स्वर। और जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है यानी ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगा उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। ओके, समझ गए कि समय के आधार पर स्वर का वर्गीकरण जो है दो प्रकार है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। समय के आधार पर उसकी अगर परिभाषा देखें तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दो प्रकार स्वर बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर पे चार हैं, ओ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर पे जो हैं ये सात हैं, आ, दीर्घई यानी बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो ये जो है ह्रस्व स्वर पे चार। और एक देखिए री, इसका काफी क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, बहुत प्रश्न आता है इससे। अब तक अगर हम देखें 2016 से OSSTT CBT कुल मिलाकर 8 बार हुआ है। ठीक है, OSSTT और CBT, उससे पहले OSSTT नहीं था, OTT 1, OTT पेपर 2 देते थे। अब OSSTT जब से आया है, जो सिलेबस आप अभी भी पढ़ रहे हैं उस सिलेबस के हिसाब से, जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से 8 बार एग्जाम हुआ है OSSTT और CBT। और इन 8 मरतबा एग्जाम से 5 बार प्रश्न आया है री पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, री पर प्रश्न आया है 5 बार। इसके अलावा और भी आया है, स्पेशल री पर प्रश्न जो है वो 5 बार आया है। हिंदी ध्वनिया से हर साल जो है 2-3 प्रश्न पूछता है, और अगर आपका जो है अभी 130 मार्क है तो उसके हिसाब से और भी ज़्यादा प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन जो 8 बार एग्जाम हुआ है 2016 से अब तक, उसमें 5 प्रश्न जो है केवल री पर प्रश्न आया है। देखिए, सबसे पहले री, अगर हम उड़िया में बोलते हैं इसे रू बोलते हैं, जैसे उड़िया में बोलते हैं प्रकृति, उड़िया में बोलते हैं रूसी, लेकिन यहां पर हिंदी में बोलते हैं ऋषि, प्रकृति, ओके, विवृति, हाँ, समृत। तो इसे हिंदी में री उच्चारण होता है, यानी प्रोनाउंस जो होता है रॉ में छोटी ई मात्रा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि री का उच्चारण जो है हिंदी में होता है रॉ में छोटी ई मात्रा, इसका उच्चारण जैसे होता है री का उच्चारण जो है हिंदी में, जो उड़िया में रू है उसका उच्चारण हिंदी में री समान होता है। तो इस चीज को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक 8 बार कुल मिलाकर एग्जाम हुआ है और 5 प्रश्न जो है री से ही आया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ गए। तो समय के आधार पर जो है 2 प्रकार, क्लियर। चलिए अब समझते हैं सक्रियता के आधार पर। समय था यानी उच्चारण में लगने वाला समय, उसके आधार पर 2 प्रकार थे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब जो है जीव की सक्रियता के आधार पर, ठीक है, सक्रियता, जीवा की सक्रियता के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। स्वर को उच्चारण में लगने वाले समय के हिसाब से 2 भाग में बांटा गया था, ह्रस्व और दीर्घ। अब जीवा की सक्रियता के आधार पर 3 भाग में बांटा गया, यानी हमारा जो जीभ है, ठीक है, ये कब कौन सा हिस्सा सक्रिय रहता है। ओके, जीभ का जो है कब कौन सा हिस्सा सक्रिय रहता है। अगर हम यहाँ पर जीभ का कोई पार्ट देखते हैं, अगर ऐसे हम चित्र बनाते हैं, ए मान लीजिए जीभ है, ओके, बाहर निकाल कर हैं आप अपना जीभ को। अगर जीभ का ए वाला हिस्सा यानी पूरा जो नोकीला हिस्सा होता है, ठीक है, आगे वाला छोर, इसे बोलते हैं अग्रभाग, ठीक है, और बीच वाला इसे बोलते हैं मध्य भाग, और पीछे वाला इसे बोलते हैं पश्च, ठीक है, अग्र, मध्य, पश्च। जो नोकीला हिस्सा है जीभ का, जिसे आप पकड़कर खींच लीजिए बाहर, थोड़ा पता चल जाएगा। तो यहां पर सक्रियता के आधार पर जो है 3 भाग में बांटा गया है। अग्रभाग जिस समय ज्यादा एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, तो उस समय जिस स्वर का उच्चारण होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जीभ का बीच वाला हिस्सा, ठीक है, जीवा का जो है बीच वाला हिस्सा जिस समय अधिक सक्रिय रहता है, तो उस समय जिस स्वर का उच्चारण होता है उसे मध्यम स्वर बोलते हैं। और पश्च, पीछे वाला हिस्सा जिस समय अधिक सक्रिय रहता है, उस समय जिस स्वर का उच्चारण होता है उसे पश्च स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो जीवा की सक्रियता के आधार पर जो है स्वर कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जीभ का सामने वाला हिस्सा अधिक सक्रिय रहता है,
तो उस समय अग्रस्वर। जीव का बीच वाला हिस्सा जीवा का जो है सक्रिय रहता है, उस समय मध्यम स्वर, और पीछे वाला हिस्सा अधिक सक्रिय, यानी किस स्वर के उच्चारण में जीवा का कौन सा पार्ट ज्यादा एक्टिव रहता है उसके हिसाब से। तो अग्रस्वर में 4 हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, मध्यम स्वर पे औ, और पश्च पे जो है क्या है 5 है, उ, ओ, औ, आ। अब आपके मन में सवाल होता होगा कि री कहाँ है, री कहाँ है, ये तो स्वर, ये री नहीं है। तो और एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपका स्वर कितना है, हिंदी में स्वर वन कितना है, आप 11, ओके। अगर क्वेश्चन आता है उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने हैं, तो आप लिखना 10। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, ठीक है। 2016 से अब तक जो एग्जाम चल रहा है, इस पे भी एक क्वेश्चन आया था कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने हैं, बच्चे मार दिए 11 पे, गलत, ठीक है, गलती हो गई, क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से स्वर 10 हैं। और अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में स्वर कितने हैं, 11 हैं, क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से री एक स्वर नहीं है। आप उच्चारण कीजिए री, री। तो यहां पर री के उच्चारण में जो है निश्वास वायु बाधा पाकर आती है, जहां पर बाधा पाकर बाधित होकर आती है उस समय स्वर का उच्चारण नहीं है। तो ये ध्वनि वैज्ञानिकों ने मात्रा के हिसाब से इसको स्वर के अंतर्गत रखा है, लेकिन ये जो है उच्चारण के हिसाब से स्वर नहीं है। तो जीवा की सक्रियता के आधार पर जो 3 प्रकार बांटा गया है, इसे अग्रस्वर, मध्यम स्वर, पश्च स्वर, इसके हिसाब से री इसके अंतर्गत नहीं आता। समय के हिसाब से सिर्फ री है, उसके बाद कोई पार्ट के हिसाब से जो है री नहीं है, ओके। चलिए 4 भाग में बांटा गया। सबसे पहले समय के आधार पर कितना प्रकार, 2 प्रकार, ह्रस्व और दीर्घ। दूसरे नंबर पे है सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार, अग्रस्वर, मध्यम स्वर और जो है पश्च स्वर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऊंचाई के आधार पर। मैं आपको जो है वो ग्राफ पे भी आपको बता दूंगा कैसे आप लोग इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, लाइव क्लास पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप पे मुझे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं 9437122693, ठीक है। ऑल PDF मटेरियल, नोट, लिंक सारा मिल जाएगा आपको। चलिए अब जो है जीवा की ऊंचाई के आधार पर, ठीक है, जीवा की ऊंचाई के आधार पर जो है इसे 4 भाग में बांटा गया है। जीवा की ऊंचाई के आधार पर सबसे पहले पढ़े हम क्या चीज ने, समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसे कितना भाग में बांटा गया, नहीं इसे 2 भाग में, ह्रस्व दीर्घ। सक्रियता के आधार पर 3, अग्र मध्यम पश्च। अब ऊंचाई के आधार पर, यानी हम जिस समय स्वर का उच्चारण करते हैं हमारा मुंह कितना खुला होता है, जीभ कितना ऊंचाई पे होती है, तो उसके आधार पर जो है इसे 4 भाग में बांटा गया है। एक है समृत, दूसरा है अर्ध समृत, तीसरा है विवृत, तीसरा है अर्ध विवृत और चौथा है विपरीत। देखिए समृत का मतलब होता है जब मुंह सबसे कम खुला होता है, समृत, और सबसे ज्यादा खुला होगा तो वो है विपरीत, ठीक है। उच्चारण करते हैं ई उ, इस पे सबसे कम मुंह खुला होता है, तो जीभा की ऊंचाई कम होती है, समृत, ई उ, ओके। तो ई उ उच्चारण में मुंह सबसे कम खुला होता है तो ये समृत है, ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, उ। उसके बाद अर्ध समृत, यानी अर्ध समृत मतलब उससे थोड़ा ज्यादा खुलता है, ए ओ, उससे थोड़ा ज्यादा खुलता है, ए ओ, ओके। अब अर्ध विपरीत यानी उससे और ज्यादा, ए ओ औ, इस पे और ज्यादा, और विपरीत आ, ओके। विपरीत में क्या है, आ, तो आ बोलते समय जो है, ठीक है, तो विपरीत में आ, तो आ बोलते समय मुख विवर सबसे ज्यादा खुलता है, ओके, जिस समय हम बोलते हैं आ। तो इस हिसाब से जो है ऊंचाई के आधार पर 4 भाग में बांटा गया, ओके, समृत, अर्ध समृत, अर्ध विपरीत और जो है विपरीत। अब चलिए लास्ट आलोचना करते हैं होठ की स्थिति के आधार पर, कि जिस समय हम स्वर को उच्चारण करते हैं होठ की स्थिति कैसी रहती है, उसके हिसाब से जो है ये 2 भाग में बांटा गया है और कहीं कहीं पर ये 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। अगर हिंदी ध्वनि विज्ञान देखते हैं तो एक्यूरेटली 3 भाग में बांटा गया है, लेकिन बहुत सारे आपको PDF पे मिल जाएगा, बहुत सारे आपको गाइड पे मिलेगा कि 2 भाग में बांटा गया है। और जो उदासीन है इसको कई सारे जो है इस पे रख देते हैं अगोलाकार पे। अगर आता है होठ की स्थिति के आधार पर, होठ की, ठीक है, ये उदासीन है यानी अनमना, रुचि नहीं रखता, गोल या जो है
अगोलाकार हो, इसमें रुचि नहीं रखता, ये अनबना रहता है, तो इसलिए जो है ये उदासीन जो है अ को उदासीन में रखा गया है। लेकिन कई सारे आपको गाइड पे मिलते हैं अ जो है अगोलाकार के अंतर्गत है। तो आप लोग ऑप्शन देखना, अगर क्वेश्चन पे आता है होंठ की स्थिति के आधार पर अ का स्थान अगर उस पे होगा गोलाकार, अगोलाकार, उदासीन और कुछ होगा तो आप उदासीन पे क्लिक करना। अगर उदासीन ऑप्शन ही नहीं है फिर जो है अगोलाकार पे करना। ओके, चलिए यहां पर ये उदासीन ही है। तो होंठ की स्थिति के आधार पर, होंठ की स्थिति के आधार पर तीन प्रकार, गोलाकार, अगोलाकार, उदासीन, यानी जिस समय हम स्वर को उच्चारण करते हैं। ओके, जिस समय हम स्वर को उच्चारण करते हैं तो होंठ जो है ना, हमारा लिप जो है उसकी स्थिति कैसे होती है। अगर गोल है तो वो गोलाकार, ठीक है। अब गोलाकार पे कितने हैं, उ ओ औ आ, 5 हैं। अगोलाकार पे 4 हैं, ई ए ऐ, और उदासीन पे 1 है। कुल मिलाकर कितने हो गए, कुल मिलाकर 10। तो उच्चारण के हिसाब से स्वर 10 ही हैं, 11 नहीं है, ठीक है। गोलाकार यानी हम स्वर का जिस समय उच्चारण करते हैं उस समय हमारी होंठ की स्थिति गोल होती है। आप खुद उच्चारण कीजिए, उ ओ औ आ। अब होंठ की स्थिति कैसी है, गोल है। लेकिन जिस समय करते हैं ई ए ऐ, अब होंठ की स्थिति कैसे है, विस्तृत यानी अगोलाकार है। ओके, तो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा वर्तुल स्वर है। तो वर्तुल जिसे बोलते हैं, गोलाकार उसी को बोलते हैं, वृत्तमुखी भी उसी को बोलते हैं। ओके, तीनों नाम जो है यहां पर सेम है, वरना एग्जाम पे आप बोलेंगे कि गोलाकार हम लोग पढ़े थे, यहां पर वर्तुल आ गए। गोलाकार, वर्तुल, वृत्तमुखी सेम चीज है। अगोलाकार, विस्तृत, अवृत्तमुखी सेम चीज है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा वर्तुल स्वर है, और ऑप्शन पे होगा, मान लीजिए ई होगा, ए होगा, अ होगा, आ होगा। तो आ जो है क्या है ना, गोलाकार है। तो गोलाकार पे कितने हैं, 5, उ दोनों उ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ औ और जो है आ। नेक्स्ट अगोलाकार, अगोलाकार को विस्तृत यानी अवृत्तमुखी भी बोलते हैं। इस पे 4 हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ। अब उदासीन आता है, ठीक है, ये अनबना है, ना गोलाकार है ना अगोलाकार है, तो इसे उदासीन के अंतर्गत रखा गया, जो एक ही है, जो है अ। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम जो है इसको, अब 4 प्रकार है। सबसे पहले जो है समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो है 2 प्रकार, ह्रस्व दीर्घ। अब इसे याद रखना, उच्चारण में अ, छोटी ई, उ, री, बाकी सब दीर्घ हैं। बाकी जो जीवा की सक्रियता के आधार पर है, जीवा की ऊंचाई के आधार पर है, होंठ की स्थिति के आधार पर है, उसको इस ग्राफ पे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए आप यहां पर इस ग्राफ को देखिए, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ले सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है। ओके, चलिए अब देखते हैं यहां पर इस ग्राफ को याद रखना है। देखिए यहां पर दूसरे नंबर पे क्या था, जीवा की सक्रियता के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर, ओके, बीच वाला मध्य स्वर और पश्च स्वर, यानी जीभ का ये नोकीला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा है। इस हिसाब से अगर देखते हैं इस ग्राफ को, आप लोग याद रखना, ये 4 देखिए इस तरफ है। ओके, क्या आगे नहीं, ई ए अग्रस्वर, मध्य स्वर के अंतर्गत बीच में देखिए 1 है, ये मध्य स्वर, और इधर देखिए आपको मिलेंगे 5, उ ओ औ आ, ए रहे पश्च स्वर। तो इस ग्राफ का मतलब समझ गए। अब देखते हैं जीवा की ऊंचाई के आधार पर ये कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार। क्या क्या है, समृत, अर्ध समृत, अर्ध विवृत, विवृत, उस हिसाब से। तो समृत पे कौन कौन सा है ना, ई उ। ओके, ये देखिए समृत पे, अर्ध समृत पे ए और ओ, ए है, अर्ध समृत पे ए और ओ। अब अर्ध विवृत पे है ए ओ औ, ए अर्ध विवृत पे, विवृत पे आ। ये चारों लाइन के सीधे देख लीजिए। ओके, ठीक है, तो ये ऊंचाई के आधार पर। नेक्स्ट जो है आपका गोलाकार, ठीक है, होंठ की स्थिति के आधार पर गोलाकार, अगोलाकार। तो इस तरफ जितने रहे ये गोलाकार, देखिए यहां पर गोलाकार लिखा हूं, यहां पर लिखा हूं अगोलाकार, तो इस साइड पे जितने रहे अगोलाकार। ये बीच पे है, ये उदासीन है। ओके, तो चलिए उम्मीद करता हूं आप लोग समझे होंगे इस नोट्स पे हिंदी ध्वनियां, ठीक है, स्वर का वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण। तो आपको मैं स्वर का वर्गीकरण जो है आपको मैं डिटेल्स में बता दिया हूं। और कोई प्रश्न है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर मुझे जो है पूछ सकते हैं। अगर लाइव क्लास ज्वाइन होना है तो व्हाट्सअप नंबर 9437122693 पे आप लोग जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।